ईसी 101 सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार संरचना, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और उतार चढ़ाव में के विषय से संबंधित जानकारी के लिए आपका मैं डॉक्टर वीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, इग्नू के स्वयं प्रभा पोर्टल में स्वागत करती हूँ। बाजार की संरचना यानी मार्केट स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। पहले यह समझना आवश्यक है कि बाजार की संरचना क्या है। बाजार संरचना से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे विभिन्न उद्योगों को उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा की डिग्री और प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत और विभेदित किया जाता है। इस 4 प्रकार के होते हैं: बाजार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। Market, a place where parties can gather and facilitate the exchange of goods and services. Market यानी बाजार वह जगह है जहां पर दो लोग आपस में खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। बाजार संरचनाओं के प्रकार क्या क्या है? आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार बाजार संरचना यह बताती है कि किसी तरह से फर्मों को उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रकार के आधार पर विभेदित और वर्गीकृत किया जाता है, और वे वस्तुएं जिनके संचालन को कैसे भी प्रभावित करती है। बाजार संरचना हमें यह समझने में मदद करती है कि बाजारों को एक दूसरे से क्या अलग करता है। अर्थशास्त्र में बाजार संरचना उन फर्मों की संख्या है जो समान उत्पाद बनाती हैं, जो समरूप है। बाजार संरचनाओं के प्रकार में निम्नलिखित शामिल है। कुछ हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को समझते चलते हैं। बाजार स्ट्रक्चर यानी बाजार की संरचना: परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता; मोनोपोली, एकाधिकार प्रतियोगिता; ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, कुलीन प्रतियोगिता; मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार; इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, पैमाने की बचत; वर्टिकल इंटीग्रेशन, संभवतः ड्यूपोली, द्वाधिकार। इस स्ट्रक्चर में जिस प्रकार मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार यानी बाजार की संरचना के आधार पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में दो प्योर और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में डिवाइड किया गया। वही मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत मोनोपोली को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ज्योग्राफिकल मोनोपोली आती है, गवर्नमेंट मोनोपोली आती है, टेक्निकल मोनोपोली आती है और नेचुरल मोनोपोली आती है। हर को एक एक करके विस्तृत रूप से समझने से बाजार की पूर्ण रूप से संरचना के आधार को समझा जा सकता है। जो सबसे आवश्यक चीजें हैं वो प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारी मांग पूर्ति के अलावा, बाजार संरचना जो है मांग पूर्ति के अलावा प्राइस के कंट्रोल को भी इम्पैक्ट डालती है। कंपटीशन इन द मार्केट स्ट्रक्चर, मोर कंपटीशन, किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली दोनों ही मोस्ट कंट्रोल ओवर प्राइस और लेस कंपटीशन में वर्गीकृत किया गया है। बाजार के प्रकार में जैसा कि हम जानते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकारवादी प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट, द्वाधिकार बाजार, डुओपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट, एक क्रेताधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट, द्वाधिकार बाजार, डुओपोली मार्केट, क्रेताधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट, द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार यानी कि बायलैटरल मोनोपोली मार्केट। अगर विस्तृत रूप से समझा जाए तो बाजार के प्रकार इन विभिन्न वर्गों में विभाजित किए गए हैं। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण बाजार प्रतियोगिता जो है वह और अपूर्ण बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। 2 भागों में, बड़े भागों में वर्गीकृत किया गया तो पूर्ण और अपूर्ण बाजार प्रतियोगिता आती है। तो पूर्ण बाजार प्रतियोगिता एक वर्ग हो गया। अपूर्ण बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता, द्वाधिकार, अल्पाधिकार, द्वैक्रेता अधिकार और एकक्रेता अधिकार, अल्पक्रेता अधिकार, ये सारे वर्गीकृत और उसमें संरचना के आधार पर डाले गए हैं।
वहीं गैर प्रतियोगिता बाजार, नॉन कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी कि उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट, और द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार यानी कि बायलैटरल मोनोपोली मार्केट। इन सभी को हम विस्तृत रूप से इसकी जानकारी करेंगे आगे। जैसा कि इस संरचना में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया, प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण शुद्ध या पूर्ण, कई जगहों में आपको शुद्ध प्रतियोगिता के नाम से भी यह जाना जाएगा, तो उसको पूर्ण या शुद्ध एक ही बात है। अपूर्ण प्रतियोगिता को उन्होंने द्वाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता में डाला है। शून्य प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकार, अब इसको तीन भागों में विभाजित किया है इन्होंने, और अच्छे से समझने और अच्छे से विभाजित करने के लिए। एकाधिकार, एक कृताधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार। इस डायग्राम्स को हम अंत में फिर से समझेंगे, एक बार देख लेंगे, बट जब तक आगे बढ़ते हुए इनको विस्तृत रूप से समझना आवश्यक है। बाजार संरचनाओं के प्रकार क्या हैं? उपयुक्त कारकों के आधार पर चार प्रकार बाजार संरचना को वर्गीकृत किया गया है, मेनली चार प्रकार में। बाजार संरचना की विशेषताओं के आधार पर उन्हें निम्नानुसार समूहीकृत किया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता, सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता को समझते हैं। सही प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से वास्तविक दुनिया में के आधार अर्थशास्त्र में एक सैद्धांतिक स्थिति है, यानी कि एक अजम्पशन बेस्ड सैद्धांतिक स्थिति है, सिद्धांतों पे बेस है। इस प्रकार की बाजार में कई कंपनियां शामिल होती हैं जो समान उत्पादों का निर्माण करती हैं और उनके लिए समान मूल्य वसूलती हैं। प्रवेश के लिए कोई या कम बाधाएं नहीं है। इस प्रकार के बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक निवेश कम है। केस स्टडी के रूप में हम लेते हैं जैसे कि भारतीय मोबाइल नेटवर्क का उद्योग हम समझते हैं, उसका परिचय टेलीकॉम सेक्टर में बाजार संरचना के प्रकार में अल्पाधिकार आता है। प्रमुख खिलाड़ी जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। केस स्टडी के उद्देश्य में अगर देखा जाए तो यह मोबाइल नेटवर्क भी एक ओलिगोपोली मार्केट को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इस तरह की अन्य केस स्टडी भी हम आगे चल करके लेंगे। तो बाजार संरचनाओं को उनके अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से समझें या किसी केस स्टडी के हिसाब से समझें तो ये चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन और समझ में आएंगी। टेलीकॉम क्षेत्र में बाजार संरचना की विशेषता और विश्लेषण करना, उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और विकास को, गतिशीलता को समझना ही इस केस स्टडी का प्रमुख उद्योग हो सकता है। टेलीकॉम क्षेत्र की पृष्ठभूमि यह है कि 1990 के दशक में उदारीकरण के नीति के अंतर्गत टेलीकॉम क्षेत्र का निजीकरण किया गया। 2016 में जियो की एंट्री हुई, डेटा क्रांति और सस्ते पालन और सरकारी नीतियों ने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम नीलामी का काम शुरू किया। बाजार संरचना के विश्लेषण में अल्पाधिकार की विशेषता को थोड़ा समझते हैं। कुल बड़े विक्रेता, केवल 3 से 4 कंपनियां हावी होती हैं। पारस्परिक निर्भरता, मूल्य निर्धारण और प्लान की प्रतिस्पर्धा होती है। उच्च प्रवेश बाधाएं, स्पेक्ट्रम, लाइसेंस और निवेश है। टेलीकॉम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, डेटा पैक और कॉल रेट के मूल्य में युद्ध, ग्राहक वफादारी बढ़ाने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जाती है। ग्राहक पर लाभ और लाभ के हिसाब से सस्ते प्लान और डेटा कॉल के रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। इंटरनेट के पहुंच होना, सुधार होना, उसकी जो खामियां हैं वो है कि सीमित विकल्प होते हैं, छोटे खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, केवल बड़े, आज के युग में भी बड़े बड़े खिलाड़ी ही इस मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जियो, एयरटेल, दो ही बड़े खिलाड़ी आपके इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस तरह के विकल्प में शामिल है। प्रतिस्पर्धा का परिणाम यह होगा कि जियो की एंट्री से बाहर का बाजार का संतुलन जो है वो बदलेगा। वोडाफोन और आइडिया के विलय के बाद काफी स्थिरता आएगी और बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी में गिरावट आ गई है। यह एक रियल पिक्चर है आज के एज में जो चीजें हो रही हैं उससे संबंधित, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बाजार संरचनाओं के बारे में और जानकारी समझ में आए, जो आगे एग्जाम्पल्स में दिए जाएंगे। सरकार की भूमिका यह होती है कि वह राजस्व जुटाने के लिए स्पेक्ट्रम्स की नीलामी करता है। ट्राई के अंतर्गत ट्राई के नए नियम्स भी आ जाते हैं। उद्योगों को मूल्यों को निर्धारण और सेवा की निगरानी करता है ट्राई। ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के लिए डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चला जाता है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी से भी रेगुलेट होता है। भविष्य की संभावनाएं क्या होती हैं, इस पे भी बाजार संरचनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ता है और बाजार संरचनाएं उसी हिसाब से निहित और नियोजित होती हैं। 5G टेक्नोलॉजी नई सेवाओं और उत्पादों की शुरुआत करता है। 5G के नाम से आप जान रहे होंगे आजकल निवेश विदेशी और घरेलू निवेशकों को बढ़ाने पे ध्यान देता है और सस्टेनेबिलिटी पे काम करता है कि हरित नेटवर्क का जैसे एक
नेटवर्किंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया, ऊर्जा कुशल तकनीकी का नया कॉन्सेप्ट आया, तो ये सारी चीज़ें लेकर के बाज़ार में की संरचनाओं पे होने वाले प्रभाव और उससे होने वाले प्रकारों पर असर पड़ता है। निष्कर्ष यह मिलता है कि उद्योगों के लिए बहुत बड़ी सबक है कि नवाचार और निरंतरता करते रहें, नए-नए उपचार लाएँ, नए-नए तरीके से क्रांति लाएँ ताकि बाज़ार की संरचनाओं में अलग-अलग तरीकों से अपनी भागीदारी दिखा सकें, अलग-अलग प्रकारों में वो शामिल हो सकें। उपभोक्ता केंद्रित सेवाओं पर जोर देता है, उसको देखना ज़रूरी है। उद्योगों के लिए यह नियम है, उसको 10 तरह की सेवाएँ नहीं चाहिए, एक कोई बहुत अच्छी सेवा चाहिए होती है। नीति निर्माताओं के लिए सिफ़ारिशें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, छोटे खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। उत्पाद की कीमतों में दुर्लभ उतार-चढ़ाव के साथ में उत्पाद की कीमतें उपभोक्ता की माँग के अनुसार निर्धारित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ कोई कंपनी कीमत बढ़ाती है, ग्राहक को खोने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता प्रतिस्पर्धाओं से सस्ता उत्पाद खरीद सकते हैं। वास्तविक दुनिया में सभी उद्योगों में प्रवेश बाधाओं के कुछ रूप मौजूद हैं। समान उत्पाद प्रक्रिया में विविधताएं हो सकती हैं जो कंपनियों को उन्हें अलग-अलग मूल्य देने के लिए अनुमति देती हैं, जिससे यह बाजार प्रकार केवल पुस्तकों में ही मौजूद होता है और वास्तविकता में मौजूद नहीं होता है। अब हम एक बड़े विस्तृत रूप से हमने कंपनी के नेटवर्किंग के बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार बाजार की संरचनाओं के आधार पर किस प्रकार कंपनियां जो हैं वो अपनी स्थितियों को बदल करके और नई नई चीज़ों से सम्मिलित होकर के अलग अलग प्रकारों में अपनी हिस्सेदारी दिखाती है। दूसरा जो प्रकार है वो ओलिगोपोली मार्केट का होता है। इस प्रकार की बाजार की कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा होता है। यह अभी हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया कि जिस प्रकार जियो और एयरटेल जो है वो आपस में एक ओलिगोपोली मार्केट को ही शेयर करते हैं। कुछ दो बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा दबदबा है मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के शेयर पे। बेचे जाने वाले उत्पाद समान या भिन्न हो सकते हैं। कंपनियां बाजार कीमतों पर सहयोग कर सकती हैं। एक कंपनी द्वारा की गई रणनीतियां और कार्य उसकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी अपनी कीमत बढ़ाती है तो उसके प्रतियोगी अधिक ग्राहक हासिल करने के लिए अपनी कीमतें कम रख सकते हैं। अगर एक कंपनी ग्राहकों को हासिल करने के लिए अपनी कीमतें कम करती है तो दूसरे भी अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है उसको भी। एक दूसरे के इस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ये बड़ी कंपनियां अक्सर इस बात से सहमत हो जाती हैं कि किसी उत्पाद की कीमत कैसे तय की जाए। उच्च कंपनियां कीमतों को बनाए रखने के लिए उत्पादन की को सीमित कर सकती हैं। यह ओलिगोपोली मार्केट का स्ट्रक्चर है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता अधिकार का संरक्षण के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। अगर बहुत ज्यादा रेट्स बनने पर सरकार उस पर हस्तक्षेप करके ट्राई की नई नीतियां भी ला सकती है और उसमें नई पॉलिसीज का भी सृजन कर सकती है। नई कंपनियों के लिए इस प्रकार के बाजार के प्रवेश करने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और पेटेंट्स उत्पादकों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, एकाधिकार बाजार। एक अकेली कंपनी अपने अनूठे उत्पादों के साथ में बाजार पर हावी है। विशाल प्रारंभिक सेटअप लागत के कारण नई कंपनियां को एक इस प्रकार के बाजार में प्रवेश करना मुश्किल या असंभव होता है। एकाधिकार कंपनी कभी-कभी बाजार में काम करने के लिए अधिक आवश्यक संसाधनों, पेटेंट, कॉपीराइट्स और लाइसेंस का की मालिक हो सकती है। एक एकाधिकार कंपनी को अपने उत्पादों के लिए बाजार में किसी विकल्प के साथ में संघर्ष नहीं करना पड़ता। एकाधिकार की बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। नतीजतन यहाँ तक एक उपभोक्ता के पास भी कोई कई विकल्प नहीं होते। लेकिन जो भी कीमत उपलब्ध होती हो सकती है उस कंपनी पर पेशकश को खरीदने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। इस प्रकार बाजार उपभोक्ता और समाज के लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार बाजार में सरकारी हस्तक्षेप और जांच ही उपभोक्ता के लिए एकमात्र तारणहार होता है। आगे चौथे प्रकार को हम चर्चा करते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता। इस प्रकार बाजार एकाधिकारवादी और प्रतिस्पर्धा बाजारों का एक संयोजन है। नई कंपनियों के लिए कम प्रवेश बाधाएं मौजूद है। जो बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं कंपनियां अक्सर अपने उत्पादों को विभिन्न विशेषताओं के साथ बेचती हैं। मतलब हमारे पास कुछ अलग है या हमसे कुछ डिफरेंटली ट्रीटेड है। विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसकी गुणवत्ता ज्यादा है, ब्रांडिंग के मामले में काम करते हैं, विभेदित करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स अलग
नए नए ब्रांड एम्बेसडर पे ट्राई करते हैं, एडवर्टीजमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा असर डालता है। एक अधिकारवादी कंपनी अपने लाभ को अधिकतम करती है और एकाधिकार के सभी लाभों का आनंद उठाती है। मांग अधिक होने के कारण कंपनी शुरू में कई उत्पादों का उत्पादन करती है। इसके लिए सीमांत राजस्व यानी एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, जिसकी सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट में मेल खाता है। हालांकि समय के साथ एमआर कम हो जाता है क्योंकि नई कंपनियां अलग अलग उत्पादों के साथ बाजार में प्रवेश करती हैं, जिससे मांग प्रभावित होता है, जिससे लाभ कम होता है। कंपनियां अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार कीमतों में वृद्धि करती है। यदि एक कंपनी अपने कीमतों को बढ़ाती है तो अन्य कंपनियां अपने उत्पादों के लिए ऐसा नहीं कर सकती हैं और उपभोक्ता सस्ते विकल्प पर स्विच कर सकता है। बाजार संरचना के उदाहरण अगर हम देखें तो आइए कुछ उदाहरणों पे भी चर्चा करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का उदाहरण जैसे अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी कागज के निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी कच्चे माल और मशीनरी खरीदने में निवेश करती है। कागज उत्पादन तकनीकी समान है और बनाने वाले कागज की गुणवत्ता अपनी प्रतिस्पर्धा के समान है। कंपनी को अपने उत्पादन को अपनी प्रतिस्पर्धा के समान कीमतों में बेचना होगा। ऐसे मामले में कंपनी मौजूदा बाजार दर पर मौजूदा उपभोक्ता आधार के को पेपर उत्पाद बेचती है और उचित लाभ कमाती है। यह कंपनी समान उत्पादों के लिए कीमतें बढ़ाती है तो वह ग्राहकों को अन्य कंपनियों के लिए खो देती है जिनकी कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं। यह पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है। कंपनी तब बाजार मूल्यों को से नीचे बेचती है या अधिक ग्राहक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उत्पादन व्यय की भरपाई नहीं कर सकता या लाभ नहीं कमा सकता है। उत्पादन की कीमतों को वर्तमान बाजार की सीमा के भीतर रखना कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। एकाधिकार प्रतियोगिता का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए एक कंपनी दस्तकारी शू मेकिंग उद्योग में शामिल होने के लिए प्रारंभिक स्टार्टअप की लागत का भुगतान करती है। बाजार से पहले ही कई प्रमुख विक्रेता जिनके पास विभिन्न सामग्रियों में विभिन्न प्रकार की दस्तकारी वाले जूते हैं। कंपनी पूर्ण नवीनीकरण पर्यावरण के अनुकूल सामग्री खरीदती है, स्टाइलिशिंग रंगीनी जूतों को केंद्रित करके ध्यान देती है, उसके एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देती करके खुद को प्रतिस्पर्धा से अलग कर देती है। यह उन जूतों की कीमतें मौजूदा बाजार के दरों पर आधार पर तय करता है और उन्हें फैशनेबल सामाजिक रूप और जागरूक उपभोक्ताओं को बेचता है। प्रभावी विज्ञापनों, जैसा कि मैंने कहा, विज्ञापन की बहुत अहम भूमिका होती है और उपभोक्ता के बीच में पर्यावरण मुद्दों के प्रति बढ़ती जागरूकता के माध्यम से दस्तकारी वाले जूतों की बिक्री में वृद्धि हुई। कंपनी बढ़ी हुई मांग के साथ में अपनी कीमतें बढ़ाती है और अपना लाभ मार्जिन बढ़ा लेती है। तो ये एकाधिकार प्रतियोगिता में भी कंपनियां बहुत तरीके से इनोवेटिव और इनोवेशंस करती रहती हैं ताकि उनको नवीनीकरण और नए तरीके से ज्यादा लाभ का मार्जिन बढ़ता रहे उनके। ओलिगोपोली मार्केट की बात अगर करते हैं तो जैसा कि प्रकाशन उद्योग में 4 पुस्तकें होती हैं का दबदबा है। वह प्रसिद्ध लेखकों द्वारा रोमांस, बच्चों से संबंधित, शैक्षिकों से संबंधित और व्यवसायों से संबंधित पुस्तकों को प्रकाशित करने के विशेषज्ञ। जैसा कि वे समान शैली में पुस्तकें प्रकाशित करता है, वे लगातार मूल्य वसूलते हैं। नई प्रकाशन कंपनियों को स्टार्टअप खर्चे, प्रचार, बजट और कॉपीराइट मुद्दों के कारण बाजार में प्रवेश करना और उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। एकाधिकार बाजार का उदाहरण हम देखते हैं। कंपनी जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और देश में व्यवसाय के इस पंक्ति में एकमात्र है। यह उत्कृष्ट उत्पादक और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करता है और घरेलू बाजार पर हावी है। अन्य कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कंपनी को बाजार में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण लगता है। वे उच्च स्टार्टअप पर खर्च वहन नहीं कर सकता और मौजूदा कंपनी को टक्कर देने के लिए उनके पास विज्ञापन बजट नहीं है। चूंकि इसका पूरा बाजार में नियंत्रण है, कंपनी अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को उच्च दरों पे बेचती है। सरकार कीमतों को नियंत्रित करती है क्योंकि औसत उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बहुत अधिक हैं जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। यह उन्हें जनता के लिए अधिक किफायती बनाने के लिए है। उनको हम एकाधिकार बाजार का उदाहरण कहते हैं। ये जिस तरीके से पूरे चार्ट में एक डिस्क्रिप्शन है कि मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बायर्स,
नंबर ऑफ सेलर्स, मार्केट बायर्स एंट्री बैरियर्स, सेलर्स एंट्री बैरियर्स, साइज ऑफ फर्म कितना होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना, मार्केट शेयर कितना, कंपटीशन कितना होता है। परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। कोई बैरियर एंट्री नहीं होती, ना सेलर की ना बायर की। परफेक्टली कंपटीशन है, रिलेटिवली स्मॉल है, फर्म का साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं होता और सारे के सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। मार्केट शेयर छोटा होता है, कंपटीशन ठीक ठाक होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, दोनों में ही कोई एंट्री बैरियर्स नहीं होता, कोई सेलर बैरियर नहीं होता। रिलेटिवली फर्म का साइज यहाँ भी सो छोटा होता है, लेकिन बेसिकली सब्स्टिट्यूट बट नॉट अलाइक एज अ ब्रांडिंग इन इज डिफरेंट। मतलब सब्स्टिट्यूट होता है लेकिन वो ब्रांडिंग जो होती है वो सेम नहीं होती है उनकी। छोटा होता है मार्केट शेयर उनका, कंपटीशन ठीक रहता है। ओलिगोपोली मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ बायर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सेलर कम होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, मार्केट कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज और मोबाइल कंपनीज की बात हम कर रहे थे। बायर्स की एंट्री जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, नंबर ऑफ बायर्स आर वेरी लेस, नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी हाई, एंट्रीज बैरियर्स आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स होते हैं। साइज ऑफ फर्म एवरेज होता है, बहुत ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, या होमोजीनियस भी हो सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड टाइमलाइन जिसमें डिमांड है किसी प्रोडक्ट की किस तरीके की। मार्केट शेयर एवरेज होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, जैसा कि आपने अभी इधर बीच लगातार एयरटेल और जियो के बीच में होने वाले कॉम्पिटिशन्स को देखा था। ओलिगोपोली में मार्केट जो होता है वो नंबर ऑफ बायर्स काफी कम होते हैं और सेलर्स काफी ज्यादा होते हैं। वहाँ पे बैरियर्स एंट्री जो होती है, बायर्स की एंट्री होती है, बैरियर्स होते हैं, जबकि सेलर की एंट्री बैरियर्स नहीं होते हैं, उसको बहुत आसानी से बेचा बेचा जा सकता है। रिलेटिवली स्मॉल होता है फर्म साइज और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होमोजीनियस होता है। यहाँ पे एवरेज होता है मार्केट साइज और इम्परफेक्ट कंपटीशन का ये हिस्सा है, तो कंपटीशन लेवल जो है वो इम्परफेक्ट है। मोनोपोली की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेलर कोई एक होता है, एक ही बंदा है जो पूरी मार्केट में अपना दबदबा कायम कर रखा है उसने। बायर्स की एंट्री बैरियर्स बिल्कुल नहीं होती है वहां पे और सेलर्स की बैरियर्स एंट्री वहां पे होती है। रिलेटिवली लार्ज होता है, बहुत बड़ा फर्म साइज होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का, नो सब्स्टिट्यूट्स आर देयर। हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है इनका और इन्हीं की एक तरीके से जो है वो दबदबा पूरा रहता है और कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि कोई इनका कॉम्पिटिटर ही नहीं होता है। मोनोप्सोनी की बात अगर करें तो वहां पर कोई बायर्स, कोई एक बायर होता है वहां पर और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, मेनी। नंबर ऑफ बायर्स बैरियर, जैसे कि मोनोप्सोनी का एग्जांपल मैं आगे भी दूंगी आपको और इसमें भी समझाते चलते हैं कि जैसे कोई मछली पकड़ता है, एक मछुआरा है मछली पकड़ता है और वो मछली को ला करके वहां बेचता है मार्केट में। तो मार्केट में खरीदार बहुत सारे होते हैं और खरीदार जो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, वही एक तरीके से रेट तय करते हैं क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो या तो मछली बेचेगा या तो उसको वापस ले जाएगा या वो बेकार हो जाएगी। तो मोनोप्सोनी मार्केट कुछ इसी तरीके की होती है, वहां पर एक ही बायर होता है, खरीदार होता है और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। और जो बायर होता है यानी कि जो एक कस्टमर है वो तो एक ही तरीके का कस्टमर है जो कि मछली प्रोडक्ट को ही खरीद रहा है और कुछ नहीं। सेलर्स की एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं होती है और बायर्स की एंट्री बैरियर होती है। साइज जो होता है फर्म का रिलेटिवली छोटा होता है, कुछ छोटे प्रोडक्ट्स, बहुत छोटे छोटे फर्म्स और छोटे छोटे उद्योगों से संबंधित होता है। गुड्स सब्स्टिट्यूट और सर्विसेज में सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसकी जगह पे कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं। एवरेज होता है मार्केट शेयर, इम्परफेक्ट कंपटीशन का ये हिस्सा होता है। तो ये क्लासिफिकेशन के जरिए मैंने एक चार्ट के जरिए आपको समझाया कि किस तरीके से इसको इसमें जो है वो मार्केट में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है वो प्रकार जो है उसके उनका बिहेवियर या उनका नेचर होता है। मार्केटिंग स्ट्रक्चर शुड चेंज फॉर व्हाट, मार्केटिंग स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है ताकि प्रोडक्शन पैटर्न को बदला जा सके, डिमांड पैटर्न को समझा जा सकते और उसको भी बदला जा सके, कॉस्ट के पैटर्न को, मार्केटिंग फंक्शंस को समझा जा सके
और टेक्नोलॉजी चेंज इन इंडस्ट्री पे काम हो सके। ओलिगोपोली एक ऐसा बाजार है, जैसा कि हमने बताया, खरीदारों की मुलाकात केवल कुछ ही लोगों से होती है। एकाधिकार जिसमें किसी उत्पाद या सेवा में केवल एक ही प्रदाता होता है। प्रकृति एकाधिकार एक ऐसा एकाधिकार है जिसमें पैमाने पे अर्थव्यवस्था फर्म के आकार के साथ साथ दक्षता को लगातार बढ़ाती है। एक फर्म एक प्राकृतिक एकाधिकार यदि वह दो या अधिक छोटी अधिक विशिष्ट फर्म के किसी भी संयोजक की तुलना में कम लागत पर संपूर्ण बाजार की मांग को पूरा करने में सक्षम है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात अगर करते हैं तो सैद्धांतिक बाजार संरचना जिसमें प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं होती है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सीमित संख्या होती है तथा पूर्ण लोचदार मांग वक्र होता है। वहीं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा संरचना यथार्थवादी बाजार स्थितियों के बिल्कुल समान है, जहां कुछ एकाधिकार प्रतिस्पर्धा एकाधिकार अल्पवादी अधिकारवादी और द्वयवादी मौजूद होते हैं और बाजार स्थितियों पर हावी होते हैं। बाजार संरचना के तत्वों में फर्म की संख्या और आकार, वितरण, प्रवेश के की शर्तों और विभेदीकरण की सीमा शामिल है। ये कुछ हद तक अमूर्त चिंताएं एक विशिष्ट ठोस बाजार प्रणाली के लिए कुछ सभी विवरणों को निर्धारित नहीं करती। यहाँ खरीदार और विक्रेता वास्तव में मिलते हैं और व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। प्रतिस्पर्धा उपयोगी है क्योंकि यह वास्तविक ग्राहक की मांग को प्रकट करता है और विक्रेता यानी ऑपरेटर के गुणवत्ता के स्तर को मूल्य स्तर पर प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। जो खरीदार ग्राहक चाहते हैं आमतौर पर विक्रेता को अपनी लागतों के कवर करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के अधीन, दूसरे शब्दों में प्रतिस्पर्धा विक्रेता के हितों को खरीदार के हितों के साथ संकरित करता है, सारेखित कर सकती है और विक्रेता को अपने वास्तविक लागत और अन्य निजी जानकारी प्रकट करने के कारण बन सकती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अनुपस्थिति में बाजार की शक्ति के नियंत्रण से संबंधित समस्याओं और उद्देश्यों और सूचना के संबंध में सरकार और ऑपरेटर के बीच विषमता से निपटने के लिए तीन बुनियादी दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। ए ऑपरेटर प्रतिस्पर्धा के दबाव के अधीन करना। एकाधिकार की विशेषता थोड़ा समझते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या क्या है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजारों की निम्नलिखित विशेषता होती है। ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है जिसको थोड़ा डिस्कस करते चलते हैं। बाजार में कई उत्पादक और कई उपभोक्ता होते हैं और किसी भी व्यवसाय में बाजार मूल्यों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। उपभोक्ताओं को लगता है कि प्रतिस्पर्धा के उद्योगों में गैर मूल्य अंतर है, प्रवेश और निकास में कुछ बाधाएं हैं, उत्पादकों का मूल्य और कुछ हद तक नियंत्रण होता है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार की दीर्घावधि की विशेषताओं में लगभग पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के समान होती है। दोनों के बीच दो अंतर है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा विषम उत्पादों का उत्पादन करती है और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा शामिल होती है, जो सूक्ष्म उत्पाद विभेदन पर आधारित होती है। अल्पावधि में की बात अगर हम करें में लाभ कमाने वाली एक फर्म फिर भी दीर्घावधि में केवल इसलिए ही टूटेगी क्योंकि मांग कम हो जाएगी और औसत कुल लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि दीर्घावधि में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा फर्म शून्य आर्थिक लाभ कमाएगी। यह दर्शाता है कि फर्म का बाजार पर कितना प्रभाव है। ब्रांड निष्ठा के लिए कारण यह अपने सभी ग्राहकों को खोए बिना अपनी कीमतें बढ़ा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्तिगत फर्म की मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के विपरीत है, जिसे पूरी तरह से लोचदार मांग की अनुसूची होती है। वहीं अल्पाधिकार की विशेषता अगर समझें तो लाभ अधिकतमकरण करने की शर्तें। अल्पाधिकार उत्पादन द्वारा लाभों को अधिकतम करता है, जहां सीमांत राजस्व सीमांत लागत बराबर हो जाते हैं, यानी कि MR इज इक्वल्स टू MC। मूल्य निर्धारण करने की क्षमता। अल्पाधिकार मूल्यों लेने वाले नहीं बल्कि मूल्य निर्धारण होते हैं। प्रवेश और निकास की बात अगर करें तो प्रवेश में बाधाएं बहुत अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं हैं पैमाने की अर्थव्यवस्था, पेटेंट, महंगी और जटिल तकनीकी तक पहुंच और मौजूदा फर्मों द्वारा नई फर्मों को हतोत्साहित या नष्ट करने के लिए की गई रणनीतिक कार्रवाइयां। प्रवेश में बाधाओं के अतिरिक्त स्रोत अक्सर मौजूदा फर्मों के पक्ष में सरकारी विनिमय और परिणाम अनुसार
होते हैं, जिसमें नई फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। फर्मों की संख्या कुछ विक्रेता मुट्ठी भर इतनी फर्म है कि एक फर्म के कार्य अन्य फर्मों के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। दीर्घावधि की अगर बात करें, जैसा कि हम हर सब सारे सेगमेंट से प्रकारों में दीर्घावधि और अल्पावधि की बात करते चल रहे हैं। अल्पाधिकार लंबे समय तक सामान्य लाभ बनाए रख सकते हैं। प्रवेश के उच्च बाधाएं अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बाजार में प्रवेश करने से साइडलाइन फर्मों को रोकती है। वही उत्पादक विभेदीकरण की बात करें तो उत्पादन समरूप स्टील या विभेदित ऑटोमोबाइल हो सकता है। पूर्ण ज्ञान के बारे में धारणाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन विभिन्न आर्थिक कारणों के ज्ञान को आमतौर पर चयनात्मक रूप से वर्णित किया जाता है। अल्पाधिकारों को अपनी लागत और मांग के कारणों से पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन उनके अंतर फर्म जानकारी अधूरी रखती है। खरीदारों की कीमतें, लागत और उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में केवल अपूर्ण ज्ञान ही होता है। परस्पर निर्भरता की अगर हम बात करें तो अल्पाधिकार की विशिष्ट विशेषताओं पे परस्पर निर्भरता है। अल्पाधिकार आमतौर पे कुछ बड़ी फर्मों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक फर्म इतनी बड़ी होती है कि उसके कार्य बाजार की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए प्रतिस्पर्धा फर्म फर्म के बाजार क्रियाओं से अवगत होगी और उचित रूप से प्रक्रिया देगी। इसका मतलब यह है कि बाजार क्रिया पर विचार करते समय फर्म को सभी प्रतिस्पर्धा फर्मों के संभावित प्रतिक्रियाओं और फर्म के जवाबी कदमों को ध्यान में रखना चाहिए। यह शतरंज या पूल खेल की तरह है, जिसमें जैसा कि आपने कभी शतरंज या पूल का खेल देखा होगा, जिसमें खिलाड़ी अपने उद्देश्यों को की प्राप्ति करने के लिए तरीकों का निर्धारण करने के लिए चालों और जवाबी कदमों को पूर्ण क्रम के अनुक्रम से लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए मूल्य में कमी पर विचार करने वाला अल्पाधिकार इस संभावना का अनुमान लगाना चाह सकता है कि प्रतिस्पर्धा फर्में अपनी कीमतें कम कर देंगी और संभावित एक विनाशकारी मूल्य युद्ध शुरू कर देंगी। यदि फर्म मूल्य वृद्धि पर विचार कर रही है तो यह जानना चाह सकती है कि क्या अन्य फर्म भी कीमतें बढ़ाएंगी या मौजूदा कीमतों को स्थिर रखेंगी। परस्पर निर्भरता का यह उच्च डिग्री अन्य फर्मों में क्या कर रही है, क्या हो सकता है, इसके बारे में जागरूक होना आवश्यक है। और अन्य बाजार संरचनाओं में परस्पर निर्भरता की कमी के साथ तुलना की जानकारी होनी चाहिए। पूर्णतः प्रतिस्पर्धा पीसी बाजार के कोई अन्योत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वह बाजार मूल्यों को प्रभावित कर सके। पीसी बाजार में सभी फर्म मूल्य लेने वाली होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में लेने वाली थी, क्योंकि अल्पकालिक लाभ की अधिकतम करने के लिए वर्तमान बाजार बिक्री मूल्य पूर्णानुमानित रूप से पहले से ही पालन किया जा सकता है। उसका पूर्ण ही आंकलन करके एकाधिकार में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, इसमें इसके बारे में चिंता की जानी चाहिए। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार में बाजार की स्थितियों पर प्रत्येक फर्म को प्रभाव नगण्य होता है। इसकी प्रतिस्पर्धाओं द्वारा सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है। गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा अल्पाधिकार मूल्य के अलावा अन्य शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वफादारी योजनाएं, विज्ञापन और उत्पादन विभेदीकरण और सभी गैर मूल्य प्रतिस्पर्धाओं का उदाहरण। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता को अगर हम समझें, परफेक्ट कंपटीशन, अनंत क्रेता और विक्रेता होते हैं। एक निश्चित मूल्य पर उत्पादित करने की इच्छा और क्षमता वाले उपभोक्ताओं की एक अनंत संख्या और एक निश्चित मूल्य पर उत्पादित पूर्ण करने की इच्छा और क्षमता वाले अनंत उत्पादक होते हैं। शून्य प्रवेश और निकास बाधाएं होती हैं। प्रवेश और निकास बाधाओं की कमी से पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रवेश करना या बाहर निकलना बेहद आसान हो जाता है। पूर्ण कारक गतिशीलता दीर्घकाल में उत्पादन के कारण पूर्णतः गतिशील होते हैं, जिससे बदलती बाजार स्थितियों के अनुसार मुक्त दीर्घकालिक संयोजक संभव हो जाता है। पूर्ण जानकारी का यह मानना है कि सभी उपभोक्ताओं और उत्पादकों के उत्पादों की कीमत, उपयोगिता, गुणवत्ता और उत्पादन
विधियों की पूर्ण ज्ञान होता है। शून्य लेन देन लागत की अगर हम बात करें तो पूर्णता प्रतिस्पर्धा, बाजार की वस्तुओं के आदान प्रदान में क्रेता विक्रेता को कोई लागत वहन नहीं करनी पड़ती है। वहीं लाभ अधिकतम करने की अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि फर्म वहां बिक्री करती है जहां सीमांत लागत सीमांत राजस्व आपस में बराबर होते हैं, जहां सबसे ज्यादा लाभ लाभ उत्पन्न किया जा सकता है। अगर सीमांत लागत ज्यादा लगने लगेगी और सीमांत राजस्व कम होता जाएगा तो फर्म को लाभ कभी भी नहीं हो सकता है। समरूप उत्पाद की अगर बात करें तो किसी बाजार वस्तु या सेवा के गुण और विशेषताएं विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बीच में भिन्न होती हैं। पैमाने पर गैर बढ़ती प्रतिफल, पैमाने पर बढ़ती प्रतिफल दोनों को अगर हम देखें तो यह सुनिश्चित करती है कि उद्योगों में हमेशा पर्याप्त संख्या में फर्म मौजूद है। संपत्ति अधिकार की अगर बात करें तो अधिक अच्छी तरह से परिभाषित संपत्ति अधिकार यह निर्धारित करता है कि क्या बेचा जा सकता है, क्या साथ ही खरीदार कौन और अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। जैसा कि ये अल्पकालीन ये ग्राफ के जरिए दिखाया गया है, अल्पकालीन संतुलन लाभ की दशा, जहां पर यह उत्पाद आर और टी तक कर रही है, टी क्यू तक कर रही है, वहां पर उत्पादन और सीमा कीमत लाभ ओ आर ही है। वहां पर कहीं ना कहीं लगने वाली एवरेज कॉस्ट ए आर इजिकल्स टू एम आर है, या ये सीधी वाली रेखा जो आपके यहाँ से जा रही है, और जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं जो है वह लाभ की दशा निर्धारित होती है। तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इस मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे जहां कट कर रही है और एवरेज रेवेन्यू पे, वहां पे इतना उत्पाद बढ़ाया जा सकता है, इतनी कीमत और लाभ में परिवर्तन किया जा सकता है। चित्र के द्वारा ये अल्पकालीन संतुलन लाभ की दशा को दिखाया गया है। बाजार संरचना में कई ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा सा इसको भी देखते चलते हैं। जैसा कि इस प्रश्न ये आता है कि सेलुलर उद्योग निम्नलिखित किसका उदाहरण है। एकाधिकार बाजार का, अधिकार बाजार पर, ये एमसीक्यू सवाल कई बार पूछे जाते हैं। संपूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, तो आपको प्रोडक्ट वाइज बाजार के प्रकारों की संरचना को समझने की आवश्यकता है, ताकि विकल्प डी यानी कि सेलुलर उद्योग 3 से 5 प्रमुख कंपनियां होती हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो आदि। यह मूल्य निर्धारण है, यही मूल्य निर्धारक है, और उपभोक्ताओं के पास इनके अलावा कोई यही कुछ विकल्प है, इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो यह डी जो विकल्प है वो हमारा सही विकल्प होगा। प्राइस और क्वांटिटी का डिमांड ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है, ताकि किस प्रकार बाजार के नियंत्रण में प्राइस और क्वांटिटी को हम रेगुलेट करें, और डिमांड के अनुसार यह जो आपस में संतुलन है उसको स्थापित करने में अल्पाधिकार हो चाहे दीर्घावधि हो, दोनों में ही यह आवश्यक है, ताकि बाजार में लाभ की स्थिति सारे उपभोक्ताओं को हो सके। थोड़ा विस्तृत रूप से मोनोपोली मार्केट की तरफ नजर डालते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता, जिसमें बाजार प्रतिस्पर्धा भी कहा जाता है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा भी कहा जाता है। इसमें बड़ी संख्या में फर्म, जिसमें प्रत्येक पास बाजार हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा होता है, उनके उत्पाद थोड़े विभेदित होते हैं। अल्पाधिकार, जिसमें बाजार कुछ फर्मों में नियंत्रित करके बाजार में अधिकांश हिस्से पर नियंत्रित करती है। द्वैधाधिकार, जो 2 फर्म होते हैं, वो एक ही विशेष मामला होता है अल्पाधिकार में। एकाधिकारवाद, जिसमें बाजार केवल एक ही क्रेता होता है। एकाधिकार बाजार की विशेषताओं को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एकाधिकार विक्रेता एक बड़ी संख्या में खरीदार, सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स के रूप में सामने आता है। इसका कोई करीबी विकल्प नहीं होता, कोई न्यू क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एकाधिकार बाजार में किसी उत्पाद को केवल एक ही विक्रेता या निर्मातित होता है और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं, क्योंकि यह बाजार तभी बनता है जब यह शर्त पूरी हो जाती है। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो एकाधिकार बाजार निर्माण नहीं होगा। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो शर्त पूरी नहीं होगी, इसमें एकाधिकार बाजार का निर्माण होगा। कोई विकल्प नहीं होता, और यह बाजार में कोई करीबी विकल्प नहीं होता, कोई अन्य फर्म उत्पाद नहीं कर सकती, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बेच सकती है। एकाधिकार बाजार को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, सरकार जैसा चाहती है उसको उसी हिसाब से उसको
रेगुलेट करती है, सरकार बाजार बनाने का अधिकार प्रदान करती है। यदि कोई विक्रेता इस बाजार में प्रवेश करता है तो उसे वो दंडित भी कर सकती है, यानी पनिशमेंट भी दे सकती है। प्रवेश प्रतिबंधित होता है, एकाधिकार में कई नई फर्में आती हैं, प्रवेश पर कानून प्रतिबंधित करता है और विशेष रूप से एकाधिकार बाजार बनाने का अधिकार होता है। राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि विशिष्ट उत्पादों के लिए एकाधिकार बाजार बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, मूल्य निर्माता या प्राइस मेकर होते हैं, जो भी कीमत का निर्धारण करते हैं वही इसी प्राइस से बाजार का नियंत्रित होता है। कभी-कभी सरकार भी मूल्य निर्धारित करती है क्योंकि सरकार पे पूरा कंट्रोल होता है। सरकार द्वारा ही ये जनित होता है या संभवतः सरकार द्वारा ही नियंत्रित होता है। संभवतः सरकार के द्वारा या सपोर्ट सिस्टम सरकार ही देती है उनको। तो कुछ प्रकार से प्रतिबंध वह लगा भी सकती है इसमें। तो मूल्य निर्माता प्राइस मेकर यह बाजार ही होता है और यह कंपनी होती है। मूल्य विभेदित प्राइस डिटरमिनेशन, जो कि बहुत अच्छा डिस्क्रिमिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गतिविधि है, इसके बारे में हम मूल्य भेदभाव जो है वो उसके बारे में हम आगे भी और भी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। एकाधिकार बाजार में अन्य बाजार की तुलना में मूल्य भेदभाव अधिक होता है क्योंकि विक्रेता के अनुसार मूल्य निर्धारित करता है, लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार के कानून की गतिविधियों भी इसकी निगरानी करते रहते हैं ताकि ये कंपनियां अपनी मनमानी न कर सके। अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और इनका इतना दबदबा होता है कि बहुत पूरी जानकारी देते भी नहीं है, जिसके तहत विक्रेता को उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। लेकिन आजकल चूंकि कानून बदल गया है तो ये पूरी जानकारी इनको देनी पड़ती है। जैसा एक सवाल हम और लेते हैं, एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? अगर ऐसा पूछा जाए तो उसको छोटे शॉर्ट बुलेट हेडिंग्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं। एकाधिकार बाजार में करीब विकल्प नहीं होता। पॉइंटर्स के हिसाब से प्रवेश प्रतिबंधित होता है। मूल्य निर्माता होता है, वह मूल्य भेदभाव कर सकता है और वह अधूरा ज्ञान, यह ये सारी जो विशेषता है उनको हम इस तरीके से बुलेट हेडिंग्स में लिख सकते हैं। एकाधिकार बाजार की अर्थ और विशेषताएं बहुत कुछ है इसके अंतर्गत, जिसको मोनो शब्द वन और पोली विक्रेता सेलर से निकल के आए। मोनोपोली एक ग्रीक शब्द है। यह दो शब्दों को मिलाकर बना है, मोनो जिसका अर्थ है एक और पॉली जिसका अर्थ है विक्रेता। जब बाजार में किसी उत्पाद की केवल एक ही विक्रेता होता है तो उस अधिकार एकाधिकार बाजार कहा जाता है। और केवल मोनोपोली शब्द ग्रीक से लिया गया और अवधारणा, यह कोई अवधारणा नहीं है। एका एक क्रेताधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी एक मछली के विक्रेता के बारे में या मछली पालन करने वाले विक्रेता के हिसाब से मैंने दी। बाजार में कई प्रकार के बाजार उपलब्ध होते हैं और उसमें किसी न किसी कारण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। या बाजार या तो खरीदार अलग होता है, विक्रेता अलग होता है, उत्पाद अलग होता है, कई सारी चीजें अन्य भी हो सकती हैं। प्रत्येक बाजार में अपनी विशेषता घटित होती है, या कारण बाजारों के बारे में जानना और आकलन करना आसान हो जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के बाजारों में से एक क्रेताधिकार बाजार है। इसमें केवल एक खरीदार और बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, और यह एकाधिकार बाजार केवल एक ठीक विपरीत है, क्योंकि एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं, और इस बाजार में केवल एक खरीदार और बड़ी संख्या में विक्रेता है, जस्ट अपोजिट टू मोनोपोली। एक क्रेताधिकार बाजार शायद ही कभी देखा जा सकता है, क्योंकि आज के युग में यह चीजें, क्योंकि इसे बाजार बनाने के लिए साक्षी प्राधिकरण और विशेष प्रस्ताव प्राप्त करने पड़ते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें अब थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। एक क्रेताधिकार बाजार में परिचर्चा चुकी चल रही है, इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स पे नजर डालते हैं। केवल एक खरीदार होता है, ओनली वन बायर। खरीदार एक ही तरीके का होता है, वह उसके पास उसकी आवश्यकता ही एक होती है, जिसमें सभी विक्रेता उत्पाद बेचते और खरीदते रहते हैं। इस बाजार में प्रभाव होता है। बाजार में एक खरीदार होने और प्रभावित होने के कारण खरीदार को इस बाजार का राजा या रानी का नाम दिया जा सकता है, और खरीदार की विक्रेता और उसकी मनमानी भी बहुत हद तक चलती है। वह बेचना चाहे बेचता है, नहीं बेचना चाहे नहीं बेचता है, लेकिन बेचना भी कई बार प्राथमिकताओं में आता है। तो ओनली वन बायर इज देयर। राजा
रानी से संबंधित यह है कि वह बाज़ार से वह इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह उसकी बिल्कुल चॉइसेस पर है कि वह इस चीज़ को खरीदता है या नहीं खरीदता है। विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है बट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बेचने के लिए। वो अलग-अलग तरीके से आपको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि आप उनके या किसी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों की जानकारी आपको दे देते हैं, आपकी रुचि के हिसाब से कुछ ऐसा बता देते हैं कि आप उसको खरीदने पे मजबूर हो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और इसमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन भी रहता है कि वह किस तरीके से उसको बेच पाएँ। कोई भी विक्रेता खरीदार के उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है कि अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है या मनमानी तरीके से मनमाने दामों पे उसको नहीं बेच सकता है, क्योंकि खरीदार इस चीज़ को खरीदने से मना भी कर सकता है। स्थानापन्न उत्पाद यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, इस बाजार विक्रेताओं में संख्या अधिक होने के कारण बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं। आप ये नहीं ये ले लेंगे, किसी और से खरीद सकते हैं। वह एक अकेला विक्रेता नहीं है, इसमें बहुत सारे विक्रेता हैं। तो कहीं न कहीं पुराना संपर्क वह खो भी सकता है, अपने ग्राहकों को खो सकता है, अपने खरीदारों को खो सकता है। तो उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। बार्गेनिंग पावर होता है, सौदेबाजी की शक्ति होती है, जो जितना सौदा कर लेता है उसको उतने में वो चीज़ें मिल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त बार्गेनिंग पावर होती है वहाँ पे। विक्रय लागत सेलिंग कॉस्ट पे भी चीज़ें नई स्थिति को विक्रय लागत भी हो सकती है जिसमें कि नए-नए विज्ञापन, प्रचार, ऑफर आदि पर खर्च करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट को मैनेज करके या उसमें बढ़ा करके अपनी विक्रेता स्थिति को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाभ की स्थिति को बढ़ा सकता है। स प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन जो होता है वह इस बाजार में केवल एक ही खरीदार होता है, उसे खरीदारी से उत्पाद बेचने और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके कारण विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाती है और विक्रेता खरीदार को केवल अपना उत्पाद बेचना चाहता है। इसके लिए वो विज्ञापन, ऑफर इत्यादि कह सकता है, कुछ बार्गेनिंग भी कर सकता है, कम पे भी दे सकता है। अगले और प्रोडक्ट खरीदने पर कुछ परसेंटेज कम कर सकता है कि वह किस उत्पाद को खरीदता है। एंट्री एग्जिस्ट पे और बैरियर की बात अगर करें तो प्रवेश में बाधा होती है। इसमें द्वाधिकार और द्वक्रेताधिकार या अल्प क्रेताधिकार कोई अन्य बाजार नहीं कहा जा सकता। न ही एक क्रेताधिकार बाजार। इसे बाजार शासन गवर्निंग अथॉरिटी भी मदद करती है और नया खरीदार बाजार प्रवेश में न कर सके इसका ध्यान रखती है। तो इसमें नई खरीदार की बाधाएं होती हैं। इस प्रकार एक क्रेता बाधा कर की विशेषता अगर पूछी जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं तुरंत ही। खरीदार एक ही खरीदार होता है, संख्या विक्रेता होती है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, उत्पाद उपलब्ध होता है, खरीदार की सौदेबाजी होती की शक्ति होती है, विक्रय लागत में हो सकती है, विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, नए क्रेता की प्रवेश बाधा होती है और क्रेता का प्रभाव होता है। यह एकाधिकार की विशेषताएं इस तरीके से हम पेन डाउन कर सकते हैं एग्जाम में। अल्पाधिकारी की बात करें बहुत जल्दी में तो ओलिगोपोली मार्केट की अगर हम चर्चा फिर से देख लें, थोड़ी एक विशेषता के बारे में और गहन दृष्टि डालते हुए देखते हैं, तो बाजार कई प्रकार के होते हैं। इसमें अल्पाधिकार बाजार और इस बाजार में कुछ ही विक्रेता होते हैं और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं। इसमें बाजार में विक्रेता प्रभावी बाजार भी कहा जाता है क्योंकि वो कुछ विक्रेता होते हैं जो पूर्ण बाजार पर नियंत्रित करते हैं, लेकिन विक्रेता को बाजार हिस्सा अलग-अलग हो सकता है। इसे बाजार खरीदार के पास उत्पादों के लिए विकल्प होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। अल्पाधिकार बाजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा है। यहाँ पर अल्प क्रेता अधिकार बाजार के बिल्कुल यह विपरीत है क्योंकि अल्प क्रेता बाजार विक्रेता के दृष्टिकोण से होता है और अल्प क्रेता अधिकार बाजार खरीदार के दृष्टिकोण से होता है। बिल्कुल ये अपोजिट है। उदाहरण के लिए अल्पाधिकार बाजार केवल कुछ विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं और अल्प क्रेता अधिकार में बाजार में कुछ खरीदार और बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं। ओलिगोपोली मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर कई तरह की ऐसी संभावनाएं होती हैं जहां पर एकाधिकार बाजार की स्थिति होती है। उसमें कुछ विक्रेता होते हैं और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं। इसमें एक ही अधिक विक्रेता होने के कारण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और खरीदार को उत्पादकों के बारे में जानकारी नहीं होती है या बाजार के सभी विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि यदि कोई विक्रेता अपने उत्पादों को में कोई बदलाव करता है तो इसका बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस बाजार पे नई फर्में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि यह पहले से इतनी ज्यादा यहाँ टफ कंपटीशन होता है कि एक फर्म के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बाजार में
जो भी फर्में उपलब्ध हैं या जो भी फर्म प्रवेश करना चाहती है वह उन्हें प्रचार, विज्ञापन या अधिक खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना किसी जानकारी के खरीदार को पता नहीं चलेगा कि बाजार में कोई नया उत्पाद आया है या नहीं आया, या संभावनाएं या संभावना उपयोगी हो सकती है। संभावना यानी हम संभावित रूप से अगर हम सोचते हैं तो इसके कुछ फीचर्स पे तुरंत नजर डालते हैं। कुल विक्रेता, कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ ही विक्रेता होते हैं यहाँ पे। खरीदार बड़ी संख्या में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और विक्रेता के प्रति उनकी प्राथमिकताएं भिन्न हो जाती हैं, और यह प्राथमिकता उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य, मात्रा, सेवाओं आदि के कारण हो सकती है। विक्रय लागत की अगर हम बात करें तो इसमें बाजार बिक्री लागत लगती है, क्योंकि विक्रेता को अपने उत्पादों की जानकारी खरीद तक पहुंचने के लिए विज्ञापन, प्रचार आदि पर खर्च करना पड़ता है, और इस प्रकार विक्रेता बिक्री लागत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञापन के बिना विक्रेता अपने उत्पादों को अधिक बेचने में विफल हो सकता है, क्योंकि यदि लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि बाजार में कोई नया उत्पाद आया है या नहीं आया है। इंटरडिपेंडेंस होते हैं, आपस में निर्भर होता है बाजार। इस बाजार में सभी विक्रेता एक दूसरे पर निर्धारित होते हैं, क्योंकि यदि कोई विक्रेता अपने उत्पाद में बदलाव करता है तो दूसरे विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने उत्पाद में बदलाव करने पड़ते हैं। जैसा कि हमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब जियो बाजार में आया तो उसने सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया। दूसरी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने उत्पादों में उसके अनुसार बदलाव किया। एयरटेल ने भी बहुत बदलाव किए। अब नई फर्में प्रवेश में बाधा होती है, नई फर्में को वो आने नहीं देते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यही 2 लोग उस फर्म कुछ वहाँ पे होने वाले बदलाव को देखें और उसमें होने वाले फ़ायदे को उठा सकें। सरकार भी पुरानी और बड़ी फर्मों से अधिक प्राथमिकता देती है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन सारे फर्मों पर। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की अगर हम बात करें, तो यह बाजार में भले विक्रेता कम होते हैं, लेकिन विक्रेताओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो ज़्यादा बेचने को लेके हो, चाहे मुनाफ़े कमाने को लेके, ब्रांड वैल्यू से हो। अब उसको इस चीज़ में बार-बार परिवर्तन करके अच्छी सेवाएँ देने की कोशिश करते हैं, कीमतों का उत्पाद अच्छी कम कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं, और आदि प्रयास करते रहते हैं ताकि कंपटीशन रहता है इनके बीच में। अल्पाधिकार की विशेषताओं को अगर हम क्विक लाइन्स में लिखें तो, या कुछ विक्रेता होते हैं, खरीदार की बड़ी संख्या होती है, बिक्री लागत में पाई जाती है, विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, नए विक्रेता के प्रवेश बाधित होता है, और विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार टाइप्स ऑफ मार्केट को हमने अलग-अलग तरीके से अभी परिचर्चा करके डिवाइड किया। परफेक्ट, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। ये जो मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था उसका भी एक फ्लो चार्ट डायग्राम है। फीचर्स, नंबर ऑफ फर्म्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंट्री एग्जिट, प्राइस सेटिंग, इन्फ्लुएंस प्राइस, एडवर्टीजमेंट और एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में एक बाजार संरचना में मुख्य रूप से एक पूर्ण बाजार और एक अपूर्ण बाजार शामिल होता है। अपूर्ण बाजार प्रतिस्पर्धा बाजार को एकाधिकार, प्रतियोगिता और उसके विक्रेताओं की संख्या और आकार सूचना देने के स्तर पर बाजार में प्रवेश या निकास की बाधाओं को जानकर कर सकते हैं। इसमें हम बाजार में काम करने वाली फर्में को व्यवहार में को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। इसमें कितनी फर्में काम कर रही हैं, कितने फर्मों की मांग आपूर्ति कितनी है, और उससे होने वाले बार-बार होने वाले बदलावों की जानकारी हमको मिलती है। कुछ अंत में केस स्टडीज पे रुख डालते हैं ताकि इसको और भी अच्छे से समझा जा सके। जैसे भारतीय रेलवे, यह परिवहन क्षेत्र, इसका क्षेत्र परिवहन है, बाजार की संरचना मोनोपोली है। प्रमुख खिलाड़ी भारतीय रेलवे ही अकेला एक प्लेयर है जो कि इस बाजार में सभी चीजें निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य है एकाधिकार संरचना और सरकारी सेवाओं का अध्ययन करना। ग्राहक अनुभव और मूल्य निर्धारण का प्रभाव, चूंकि ये सीधे सीधे ग्राहकों को पैसा डालता है तो ये सरकारी नियंत्रण पर है, पर यह फिर भी मोनोपोली दिखाता है। पृष्ठभूमि, 1853 में शुरुआत पहली ट्रेन सेवा की गई। इसकी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऐसा किया गया है। विश्लेषण और निष्कर्ष इससे यह निकलता है कि भारत में सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क है। सीमित प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च प्रभाव, सेवा गुणवत्ता और सुधार की आवश्यकता है। अन्य नेक्स्ट केस स्टडी में अगर फास्ट फूड इंडस्ट्री और मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज को अगर लेते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को दिखाता है।
यह फास्ट फूड इसका क्षेत्र है। बाजार की संरचना एकाधिकार प्रतियोगिता को दर्शाती है। प्रमुख खिलाड़ी मैकडॉनल्ड्स हो गए, डोमिनोज हो गए, केएफसी हो गए और बहुत सारी नए, अब तो नए प्लेयर्स आ गए हैं बहुत सारे। तो मेन मेन ब्रांड्स की का नाम मैंने लिया यहाँ पे। ब्रांडिंग और विविधता का महत्व को अगर समझना है, उद्देश्य इसका यही है। उपभोक्ता विकल्प और बाजार के विस्तार का अध्ययन को समझना। पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो मल्टीनेशनल ब्रांडिंग की एंट्री 1990 के दशक में हुई, जबकि जिस टाइम पर एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये सारे इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दशक से इनकी शुरुआत हुई, एंट्री हुई कई देशों में और हमारे देश में। विज्ञापन और प्रचार पे ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडिंग रणनीतियां निकालते हैं। किस तरह से या ग्राहकों का कॉन्फिडेंस, उनका उनकी इमोशंस को टच करके अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, अपनी आप कह सकते हो अपनी सत्ता साख जमाए रखे। विश्लेषण और निष्कर्ष इससे यह निकलता है कि ग्राहक वफादारी बढ़ाने के लिए ऑफर और कस्टमाइजेशन करते हैं, जैसे कि सैटरडे ऑफ्स हो गया या कॉम्बो पैक्स निकालना या उनके रेट्स में को कम कर देना, फ्री डिलीवरी करा देना अगर आप यही प्रोडक्ट लेते हैं तो। भारतीय स्वाद के अनुसार उत्पादन में संशोधन, बहुत बड़ा बदलाव किया था मैकडॉनल्ड्स में। इंडियन टेस्ट को डेवलप करके वहाँ पे इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी। छोटे व्यवसायों पे प्रयास पड़ता है इसमें। जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिन्होंने नया स्टार्टअप कर रखा है या नया नई प्रोडक्ट्स को की लॉन्चिंग करी है, उन पे इन तरह के बाजार के प्रतियोगिता पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता का असर पड़ता है। अगली केस स्टडी है पेट्रोलियम क्षेत्र में इंडियन ऑयल्स और भारतीय पेट्रोलियम का परिचय। अगर हम देखते हैं तो यह ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ पे बाजार की संरचना यानी कि ओलिगोपोली, अल्पाधिकार है और इसका प्रमुख इसमें खिलाड़ी आप कह सकते हैं, प्रमुख प्लेयर्स जो होते हैं वो बाजार में, वो इंडियन ऑयल्स, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उद्देश्य इसका यह है कि ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य निर्धारण और सरकारी नीतियों का प्रभाव पड़ता है और सरकारी नीतियों में बदलाव होते हैं। तो यह पूरी तरीके से एक अल्पाधिकार है, कम से कम लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा सरकार और सरकारी नीतियों का प्रभाव और कंट्रोल है। शुरुआती दशकों में तो सरकार का नियंत्रण काफी था, पर बाद में बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की इन्होंने, नई विदेशी कंपनियों का प्रवेश हुआ, बहुत ज्यादा मर्जिंग में अब कंपनियां आने लगी हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में। फिर भी यह ओलिगोपोली या अल्पाधिकार की संरचना को दिखाता है। विश्लेषण और निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो तेल की कीमतों का वैश्विक प्रभाव पड़ता है। विश्व में विश्व स्तर पे होने वाले बदलावों पे भी तेल की कीमतों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे लेटेस्ट में आपने देखा, यूक्रेन और रशिया युद्ध में होने वाले की वजह से तेल की कीमतों पर असर पड़ा, या विश्व में होने वाले किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी भी तरीके की मर्जर्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सरकार की सब्सिडी और जनता पर प्रभाव पड़ता है। सरकार के द्वारा दी गई जाने वाली सब्सिडी, जैसे कि गैस सब्सिडी सरकार देती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर इन कंपनियों के होने वाली पॉलिसीज या उनकी नीतियों में या उनके मूल्य निर्धारण पर प्रभाव आता है तो। निष्कर्ष और समग्र दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं तो उद्योगों के लिए सबक यह है कि नवाचार और सेवा में बराबर सुधार करते रहें। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना चाहिए। नीति निर्माताओं के लिए सिफारिशें यह है कि सभी संरचनाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित देना चाहिए। जितनी भी नीति निर्माण होता है, नई नई सिफारिशें होती हैं, सभी की संरचनाओं में एक संतुलन होना चाहिए। और नए नए जो नए स्टार्टअप्स हैं जिसकी वजह से नए नए रोजगार सृजित हो रहे हैं, नए नए रोजगार बढ़ रहे हैं, उन सभी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह केस स्टडी बाजार संरचना और उनके व्यवहारिक प्रभाव को समझने के लिए सहायक है। जितनी भी केस स्टडी मैंने बताई उसमें सभी जितने भी दृष्टिकोण अगर आप डालें तो ये अलग अलग केस स्टडी अलग अलग मार्केट संरचना को दिखाती है और उनको उनके बारे में बताती है। तो यह पूर्ण रूप से यह कहीं ना कहीं बाजार की संरचना, उसके मुख्य रूप से होने वाले बदलाव को दर्शाती है और इसी के जरिए समझने से बाजार में होने वाले रोज के बदलावों को समझा जा सकता है और स्टडी की जा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज में होने वाले प्रभावों की आर्थिक जानकारियों के बारे में एक निर्णय लिया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अन्य टॉपिक्स के बारे में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।